नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और आज राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। हम गणतंत्र दिवस पर यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे ठीक दाहिनी ओर जेडे इस्लामिया कॉलेज के वरीय आचार्य डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर हैं। आप जेडे इस्लामिया कॉलेज सिवान में वरीय आचार्य हैं हिंदी विभाग में। उनके ठीक दाहिनी ओर सिवान जेडे इस्लामिया कॉलेज के व्याख्याता जितेंद्र वर्मा जी हैं। आप कई नामचीन किताबों के आप रचयिता हैं। पिछले 20 वर्षों से आपने कई किताबों की रचना की है और खासकर भोजपुरी से आपका लगाव है और आपने कई हिंदी की किताबों को भोजपुरी में अनुवादित किया है। सबसे पहले आज हम परिचर्चा की शुरुआत करते हुए डॉक्टर अशोक सर से ये हम कहेंगे, अशोक सर, भारत ने 72 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपने गणतंत्र के। हम इस वर्ष 73वां गणतंत्र मना रहे हैं। क्या बताएं आप कि इस 72 वर्षों में जो इस गण के लिए तंत्र बना था, उस तंत्र में गण की उम्मीदों पर क्या खरा उतरा है, और अगर उतरा है तो कितना उतरा है? धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत जटिल प्रश्न खड़ा किया है। 73 वर्षों की आज़ादी के दौरान ये जो यात्रा हमारी हुई, मुझे कभी कभी लगता है कि एक सतवांश बच्चे की तरह आज़ादी हमें हासिल हो गई। प्री मैच्योर इसलिए कि आज़ादी की इच्छा आकांक्षा बहुत बलवती हो गई देश में, इसमें संदेह नहीं था। सैंतालीस 48 का वो दशक काफ़ी उथल पुथल से गुजर रहा था देश। आकांक्षाएं, एक नवोदित राष्ट्र की जो इच्छा आकांक्षाएं पनपती विकसित होती हैं, वो आसमान छू रही थी। लेकिन जो लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई, जो संविधान खड़ा हुआ, वस्तुतः वो एक पुस्तक है। उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, वे लोग बहुत ऊंचे चिंतक थे, विचारक थे, जिन लोगों ने कुछ आदर्श स्थितियों और मूल्यों की परिकल्पना करके उस संविधान की रचना की। जब उसे जमीन पर उतारने की चुनौती सामने आई लोकतंत्र की, 26 जनवरी 50 को, तो एक गुलाम जो विगत 800 वर्षों से गुलाम था, तो उसके भीतर जो मध्ययुगीन संस्कार थे, प्रबल थे, अशिक्षा थी, जातीयता थी, छुआछूत था, तमाम सामाजिक विसंगतियों से जकड़ा हुआ समाज था। उसमें उच्च उदात्त मूल्य स्थापित कर पाना एक कठिन और बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अपने बाहरी दुश्मनों से तो हम लड़ सकते हैं कि वे सामने हैं, लेकिन पूरे समाज की अंतर जगत की संरचना का बदलाव एक कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है, जो बाहरी कारणों से संभव नहीं हो पाती। और जब राष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित हो गई, तो अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत बलवती और प्रबल होती गईं, लेकिन उसके अनुरूप जो बदलाव होना चाहिए अंतर जगत में, सोच में, वह बदलाव संभव नहीं हुआ। जिन
पढ़े लिखे लोगों के कंधों पर लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने का दायित्व था, वे अधिकांशतः बेईमान रहे अपने काम के प्रति, अपनी सोच के प्रति। पूरी ईमानदारी से उन्होंने, चूँकि वह एक जमींदारी का भी दौर था, जमींदारी में जो विलासिता विकसित हुई थी वह एक ठाट जो विकसित हुआ था, हम कह सकते हैं कि वह जमींदारी का उन्मूलन तो हुआ, लेकिन जो नई ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र में स्थापित हुई वह वस्तुतः उस जमींदारी का ट्रांसफॉर्मेशन था, नया रूप था जिसने भारत की दरिद्रता, गरीबी, अशिक्षा और तमाम तरह की उलझनों से अपने को अलग और बेखबर रहकर खुद को विलासिता के संसाधनों में डुबा लेने की कोशिश की, और इसे हासिल करने के लिए वह एक नया बाहर की दुनिया में देखने लगा, विकसित मुल्कों की ओर देखने लगा, अपनी जड़ों और अपनी समस्याओं की ओर उसका ध्यान नहीं रहा। तो एक गैप बढ़ता गया सत्ता के बीच और शासितों के बीच। बिल्कुल वही स्थिति रही, गण और तंत्र के बीच खाई उसी बढ़ती समय से गई, चौड़ी होती गई। हाँ, और जो दुर्बलताएं इस समाज की थी, उन दुर्बलताओं का दुरुपयोग हमने लोकतंत्र के जरिए टूल बनाकर किया। जैसे जातीयता का उभार करके नेता बहुत आसानी से लोकतंत्र को भटका सकते थे और भटकाया। कई पीढ़ियां उसमें गुजर गईं कि ये ठाकुर साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये दलित हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, तमाम तरह की कम्युनिटीज़ डेवलप करने में ये नेता लग गए, क्योंकि उन विराट आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य इनमें नहीं था। इसलिए इन कुप्रवृत्तियों को उन्होंने बढ़ावा दिया, जगाया, और जगह जगह उसको तुष्ट करने का असफल प्रयास किया। इसे सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ा। जो एक हेल्दी समाज का निर्माण अपेक्षित था एक नवोदित राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, वह कतई संभव नहीं हो पाया, और ये ब्यूरोक्रेसी पुराने जमींदारी का एक रूपांतरित रूप बनकर रह गई। हम पूछते हैं कि जो एक डॉक्टर पैदा होता है, एक बाप तेज बेटा पैदा कर सकता है, मेधावी बेटा पैदा कर सकता है, लेकिन डॉक्टर जब वो बनाएगा तो वो व्यवस्था बनाएगी। लेकिन जब वो डॉक्टर बन के आता है तो वो समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ऐसे मूल्य उसमें हमने विकसित नहीं किया। जो इंजीनियर हमने पैदा किए, जिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बड़ा दायित्व था, वे लुटेरे साबित हुए आम तौर पर। तो जिसका लाभ समाज को नहीं मिला, जिसका लाभ नहीं, वो परंपरा सी बन गई कि हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे, अधिकारी बनेंगे तो उसका हमको ये अचीवमेंट हासिल होगा। इस बारे में हम आपसे और आगे चर्चा करेंगे। जितेंद्र सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में हमने संविधान को लागू किया, इस 45 से लेकर 50 के बीच में विश्व के कई मुल्क आज़ाद हुए, और आज जब हम उनसे अपनी तुलना करते हैं तो वो कहीं विकसित हैं। उनके यहाँ भुखमरी नहीं है, उनके यहाँ गरीबी रेखा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल बुनियादी संरचना खड़ा कर लिया है, और उनके यहाँ तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं। क्या ये आपकी नज़र से क्या ये माना जाए कि हमारे यहाँ जो कुछ अंतर्विरोध हैं, वो विचारों का अंतर्विरोध है, वो जातीयता का अंतर्विरोध है, या वो ऊंच नीच का अंतर्विरोध है, अस्पृश्यता का अंतर्विरोध है, इसने हमको जकड़े रखा और हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए? क्या कारण है, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारद मीडिया को मैं दूं कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे अवसर दिया। देखिए, मैं शुरू में 2-3 बातें बता दूं
कि कोई भी व्यवस्था, यहाँ तक संविधान भी 72 साल या आज़ादी के बाद 75 साल थोड़े बहुत अंतर्विरोध के बावजूद चल जाना एक बड़ी उपलब्धि है। ये जान लीजिए, मेरे अग्रज अभी प्रोफेसर अशोक प्रियंबा साहब ने जो बातें कही, मैं एक दो बातों से असहमत हूँ, मैं उसे व्यक्त करूँगा। देखिए, इस बात को मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था 75 साल 72 साल चल जाए, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पहली बात, देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारा जो संविधान बना 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। परंतु जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसी समय इस बात के लिए भी विचार विमर्श संघर्ष चल रहा था कि जब देश आज़ाद होगा तो कैसा भारत बनेगा। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि इस प्रश्न पर बाद में विचार होगा, परंतु जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी तय कीजिए। बहुत सारे लोग थे कि सबको मतदान का अधिकार रहेगा कि नहीं। जमींदारी प्रथा की बात हुई, राजे रजवाड़ों की बात हुई। जब अंग्रेज गए तो लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनके पास संप्रभुता थी। देश कैसा रहेगा, राजतंत्र रहेगा कि लोकतंत्र रहेगा, मतदान का अधिकार किसको रहेगा। देखिए, संविधान सभा की बहस को आप देखेंगे तो उसमें एक विचार आया था कि सबको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाए, कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही सीमित लोकतंत्र किया जाए। तो ये तमाम बातें आज़ादी की लड़ाई के साथ चल रही थी। जैसे एक बात आई, अभी आप लोगों ने कही कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, परंतु ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी IAS IPS में नए ढंग के जमींदार आए। तो देखिए, आज़ादी की लड़ाई के समय का आप देखिएगा, विचार विमर्श या बहस, बड़ी तीखी बहस होती थी, तो उसमें इस पर विचार किया गया है। और सबसे स्पष्ट जवाहरलाल नेहरू का भाषण है जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रथा, राजे रजवाड़े नहीं रहेंगे। और यह भी कहा है राजेश जी कि नए ढंग के जमींदार, कौन कौन, उद्योगपति, उनको मत छोड़िएगा, पूंजीपति, ब्यूरोक्रेट, या जो MP MLA हो गया वो भी जमींदारे हैं। इस तरह की भी व्यवस्था मेरे भारत में नहीं रहेगी। ये बहस उस समय भी चल रही थी। और देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यवस्था 100% सफल नहीं होती है। आदर्श कभी 100% सफल नहीं होता है। भारत कई टुकड़ों में था, छोटे छोटे राजा थे, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते थे। किसने गजनी को बुलाया, किसी ने गोरी को बुलाया, किसी ने बाबर को बुलाया। भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, राजस्थान तक एक रहे। देश में जितनी, जैसे आपने तुलना की, कहा कि बहुत सारे राष्ट्र हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे पड़ोसी देश चीन को लीजिए आप, हो गया, और भी देश हैं, तो देखिए उसके अलग अलग कारण हैं। भारत का जो स्वरूप था विभाजन के कारण था, और हमने प्रगति हासिल की है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन मूल्य शून्य है, और प्रगति के पथ पर है तमाम विरोधों के बावजूद। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगा, लोकतंत्र की क्या शोभा है, विविधता। जैसे प्रेशर ग्रुप रहेगा हर देश में, जाइए आप, जहाँ भी लोकतंत्र है, किसी न किसी बात को लेकर लोग लामबंद रहते हैं। मान लीजिए यूरोप में जाति व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ जाति की बात नहीं होती है, परंतु किसी न किसी आधार पर कभी अब मैं अमेरिका का आप लीजिए, बड़ा सफल देश माना जाता है। एक समय आया अमेरिका में कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण
अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। जो विकसित था और जो एक पिछड़ गया था अमेरिका, वो गृह युद्ध के द्वारा तय हुआ कि नहीं एक में रहना है। तो सब जगह कुछ न कुछ किसी न किसी बात को लेकर के इस तरह के अंतर्विरोध रहते हैं। हमने एक उपलब्धि हासिल की है, 100% कोई व्यवस्था सफल नहीं होती है। इसमें देखिए, आप जो ये परिचर्चा देख रहे हैं, जो ये बहस देख रहे हैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आप धैर्य से इसे सुने। मैं आपको पूरे ये विश्वास दिलाता हूं कि श्री नारद मीडिया की ओर से ये जो बहस है, ये जो परिचर्चा है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। आप इसे धैर्य से सुने और आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। मैं फिर लौटता हूं अशोक भैया के पास। अशोक भैया, अशोक सर, ये बताइए कि जो हमारे संविधान का 3 प्रमुख अंग है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन तीनों का जो समन्वय समाज के स्तर पर कितना है और इसका लाभ समाज को कितना मिला है, और समाज के लोग इन तीनों में से किससे सबसे ज्यादा क्षुब्ध हैं और वो चाहते हैं इसमें बदलाव होना और वो चाहते हैं इसमें बदलाव करना। तो ये जो 72 साल की जो यात्रा है, इसमें इन तीनों की क्या भूमिका रही है? इसके पहले कि मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाऊं, जितेंद्र जी अभी जिस बात को कह रहे थे उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं कि अन्य कई मुल्क जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, हमसे अधिक पिछड़े थे, दरिद्र थे, वे हमसे बहुत आगे बढ़ गए। क्या कारण रहा कि भारत उस मुकाबले पीछे रह गया? इसमें मैं सिर्फ एक तथ्य ये जोड़ना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान राख की ढेर पर था। तो राख की ढेर से 1944 में निकला हुआ एक राष्ट्र छोटा सा, उसमें कौन सी ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी कि ये दुनिया का सिरमौर बन गया। 1800 साल के बाद अपनी भूमि को प्राप्त इजराइल 1948 में उदित होता है, छोटा सा मुल्क, बिहार से भी बराबर, और दुनिया का शीर्ष बन गया। बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में। इसके पीछे सोचना होगा कि एक ऐसा समूह उन देशों के भीतर पैदा होता है जो राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में अंगीकार ही नहीं करता है, बल्कि उसे दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने का संकल्प रखता है। ये थे बोल्शेविक, जिसके बदौलत रूस में ये क्रांति संभव हो पाई। फ्रांस अगर दुनिया में इस शीर्ष तक पहुंचता है तो उसके पीछे थे प्रूटेरियन का वो जोश जो फ्रांस को शीर्ष पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध था। जापान में भी वही कम्युनिटी थी जिसको किस नाम से बोला जाता है, तो कहने का तात्पर्य कि उस देश के जो शीर्ष नियामक समाज है, जिसके कंधों पर उसके रिकंस्ट्रक्शन का दायित्व आता है, अगर उसमें राष्ट्रीयता का बोध जग गया और उसने संकल्प कर लिया तो वह किसी भी स्थिति से उठाकर उसे शीर्ष पर पहुंचाने का दर्प रखता है, सामर्थ्य रखता है। आज़ादी के बाद चीन में वही हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में वह चेतना राष्ट्रीयता की पैदा ही नहीं हो सकी। वह अपनी
आंतरिक अंतर विरोधों के कारण कुछ इस तरह जर्जर और जटिल होता गया कि वो उन छोटे छोटे संघर्षों में उलझ कर रह गया और किसी बड़े लक्ष्य को पाने में विफल हो गया। राष्ट्रीयता ही वह चेतना है जो सभी अंतर विरोधों को दरकिनार करते हुए अपनी निजीयता को भी त्याग करते हुए किसी भी समाज को बहुत दूर तक लेकर जा सकती है। तो उस चेतना का अभाव हम 72 सालों में देखते हैं और यही कारण है कि जो राष्ट्र विकसित हुए हैं उनके भीतर वहाँ की जो जातीय विशिष्टताएं हैं उनके भीतर वह एक उन्माद जो पैदा हुआ, उस उन्माद के लहर पर चढ़कर वो देश शीर्ष पर पहुँचे। हर देश के पीछे एक न एक ऐसा समूह है। भारत में वह समूह अफसोस है कि पैदा नहीं हो सका शुरुआती दिनों में। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ये जो संविधान के न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनका समन्वय या इनके समन्वय में कमी या इसके ये कौन से अंग जिसकी वजह से जनता प्रभावित रही और ये गण जो है वो इस तंत्र से प्रभावित होता रहा और गण उतना विकास नहीं कर पाया, जबकि लिच्छवी गणराज्य जो ईसा पूर्व 700 में उतना फलित थी और वहां से हम इस गणतंत्र को लेकर आए हैं और उतनी बढ़िया इसका अतीत रहा है, तो फिर ये कहाँ समन्वय में कमी रहा इन 72 वर्षों में? हाँ, देखिए, संविधान जब बना दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है यह कहने में कहीं भी हमें हिचक नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक समस्त विविधताएं और विशेषताएं हर कास्ट, कम्युनिटी, रेस, रहन सहन, आचरण, बोली, विचार सभी अपनी स्वायत्तता के साथ इस संविधान में समाहित हैं और सबको उसमें जगह मिली है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। दिक्कत उसके कार्यान्वयन में रहा है, क्योंकि जिन पर कार्यान्वयन का दायित्व था, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होने के लिए एक बड़ी शिक्षण की आवश्यकता थी। जैसे जो धार्मिक संस्थाएं सदियों से यहाँ जीवंत रही हैं, लेकिन यह लोकतंत्र और उन धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध कहीं कहीं टकराव के बिंदु बनते गए। नहीं, एकाएक उन मूल्यों का निराकरण या उन्मूलन संभव नहीं था। दोनों में समायोजन की कोई न कोई जगह बननी जरूरी थी। एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वो होती है कि हम एक ऐसे दोहरे चरित्र में जीते हैं। कई फोल्ड हैं एक चरित्र के। कई फोल्ड से मेरा मतलब है कि जब हम धार्मिक मूल्यों की बात करते हैं तो संविधान गौण हो जाता है, और जब हम उन मूल्यों में जीने की कोशिश करते हैं तो परिस्थितियां अलाउ नहीं करती हैं। हम उपदेश देते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उस उपदेश पर अनुसरण करने की बात आती है तो हम टिक नहीं पाते। तो एक ऐसे अंतर विरोधी चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण हुआ इस देश में, जो कहने के लिए अलग और करने के लिए अलग रहा। उसका प्रभाव हमारे सामाजिक और लोकतांत्रिक जीवन पर भी पड़ा। हम उन उदात्त मूल्यों को जनता के बीच आरोपित करने में, स्थापित करने में विफल रहे हैं। हमारे नेता, हमारे जो भी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदार वो सारी शक्तियाँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई योजना बनी विधायक के द्वारा बनी, हाँ, कार्यान्वयन में आई। जब वो जमीन पर उतारने की परिस्थितियां आती हैं, किसी गरीब समूह के लिए वो योजना बनी है, तो यह लोकतंत्र
रोक नहीं सकता, अगर लेकिन उस गांव के संपन्न लोग भी उस कतार में खड़े मिलेंगे जो गरीबों के लिए योजनाएं लाई गई हैं। ये क्या है? अगर हम संपन्न हैं तो हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हाँ हम संपन्न हैं। हम उन गरीबों का हक मारने के लिए हर कुटिल प्रयास करते हैं, अतिरिक्त लाभ की आवश्यकता, अतिरिक्त लाभ के लिए। या लोकतंत्र के जो संपन्न लोग हैं उन्हें उन रास्तों से हट जाना चाहिए जिनके लिए अभी योजनाएं और कार्यक्रम पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वे सबसे बड़े बाधक बनते गए और योजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाई। तो ये कार्यान्वयन का दोष है, और उस कार्यान्वयन में कार्यपालिका वहाँ बेबस और लाचार हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र है। उसे कोई टकराव को टालना होता है। तो अनहेल्दी और स्वस्थ मूल्यों को बढ़ावा देने की जो प्रवृत्ति राजनीति में पैदा हुई, उसने समाज का बहुत नुकसान किया। जबकि राजनीति को कहीं ज़्यादा परिपक्व होकर उभर कर आना चाहिए। क्यों? अब देखिए, हम बहुत छोटे स्तर पर, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत है। अभी हमने देखा बिहार में पंचायत का कैसा परिदृश्य था। दृश्य ये था कि हर कास्ट कम्युनिटी अपने भीतर से एक मुखिया पैदा कर रही है। एक व्यक्ति, एक वोटर, एक समूह, 5 लोगों का एक घर, आप कल्पना कीजिए। हर मुखिया प्रत्याशी जाता है और उसको पैसे दे आता है। कितने आदमी हैं आप लोग? 10 आदमी हैं, 1000 रुपये। शाम को दूसरा प्रत्याशी भी जाता है तो उससे भी वह वोटर 1000 रुपये ले लेता है। तीसरा भी उम्मीदवार जाता है तो उससे भी 1000 रुपये ले लेता है। कहता क्या है? कहता यह है कि यही ना हमको मिलना है। इस 5 साल में यही तो एक समय है कि हमारे पास वो आ रहे हैं। इसके बाद उसे पता है कि हमारे समस्त संसाधन और लोकतांत्रिक अधिकार उनके पास बंधक हो जाएंगे। तो कितना मूल्यों का ह्रास हुआ है। एक मतदाता के रूप में जो सिटीजन हमें मिलना चाहिए, वो सिटीजन हमने तैयार नहीं किया कि वो अड़े लड़े। ये गंदे और गलत आदमी को हम इसमें जगह नहीं देंगे। इसके लिए लड़ने अड़ने वाला संघर्षशील समाज हमने नहीं बनाया। हम एक पिछलग्गू समाज बना डाले हैं, भयाक्रांत समाज बना डाले हैं, जिसके पास बंदूकें हैं। मैं इसमें हस्तक्षेप करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हम करने में क्यों विफल रहे कि जो ये अपने मूल्यों से, अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से ये नहीं समझ पाता है कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा। वैसे व्यक्ति की निर्मित हम क्यों नहीं कर पाए, जबकि हमारी जड़ें, हम विश्व गुरु कहलाते थे, हमारे पास विश्व ज्ञान की धारा थी, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन 1947 के बाद ये आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हम वैसा व्यक्ति नहीं निर्माण कर पाए। और वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल आप यूं कहें कि वो निरीह हो गया। उसको कोई मतलब नहीं है कोई योजना आए, क्योंकि उसका मानना बस यही रहा है, उमंग नहीं उन्माद चाहिए, देश को फिर एक नई सरकार चाहिए, क्योंकि नई योजना, नया षड्यंत्र और फुटपाथ पर सोया है वर्षों से भारत का जनतंत्र। तो ये कब तक चलेगा? फिर ये कैसे ये देश घिसटेगा? तो फिर ये मानना पड़ेगा, जैसा जितेंद्र सर बता रहे हैं कि हम 600 भागों में टूटे हुए थे। हमें तो लगता है कि 6000 भाग में टूट जाएंगे। नहीं, हमने शुरुआती दौर में ईमानदार, निष्ठावान लोगों को
हाशिए पर डाल दिया, उनके लिए स्पेस उत्तरोत्तर कम होता गया और वे लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र की भूमिका में महत्वपूर्ण हो गए, जिनके पास बल था, धन था और तरह तरह से वे दमन, उत्पीड़न और हकमारी में विश्वास करते समाज थे। उसका अनुसरण करने लगा। उसके पीछे लोग भागने लगे, उसे लड़ने की अपेक्षा उसके पिछलग्गू बन गए, क्योंकि ऊपरी स्तर पर हम ऐसे लोगों को संरक्षण पाते हुए देखते आए हैं इस सिस्टम में। उनको हतोत्साहित करने की बजाय उनको प्रोत्साहन मिलता गया। वे आज विधायक हैं तो कल मंत्री बन गए, कल मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बन गए, उससे भी आगे बढ़ गए, प्रधानमंत्री बन गए। तमाम तरह के ऐसे फोर्सेस स्वाभाविक है कि उनके पीछे खड़ी होंगी। चलो, तो हाशिए पर वे लोग गए और अंतर जगत, मैंने कहा ना कि व्यक्ति के अंतर जगत की संरचना का निर्माण या बदलाव बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है। ये एक दिन की नहीं होती है, ये पीढ़ीगत पीढ़ी सदियों से जो संचित और बीमार जीवन मूल्य हमारे भीतर पोषित हैं, वो धर्म के माध्यम से भी हैं। धार्मिक मूल्य भी हमें बहुत रूढ़ी बनाते हैं, रूढ़िगत विश्वास पैदा कराते हैं। तो खैर वो अशिक्षा और तमाम तरह के प्रगतिशील मूल्य, जीवन मूल्य, इस और एक परिवर्तनकामी चेतना का अभाव रहा है समाज में, वो हम विकसित नहीं कर पाए हैं, उसी का नतीजा है। हाँ, अब ये प्रक्रिया आरंभ हुई है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीयता हमारे समस्त छोटे छोटे संकीर्णताओं और प्रतिबद्धताओं से, जातीय उन्मादों से, क्षेत्रीय या भाषाई प्रतिबद्धताओं से ज़्यादा प्रबल होकर आज के दिन हमारे देश में विकसित हो रही है। यह एक संतोष का विषय है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, स्पेशली इन 72 वर्षों में क्या ये माना जाए कि भारत में जो विचारों की जो छूट है, यानी आप विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप प्रतिरोध कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री तक के व्यक्ति के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, क्या ये माना जाए कि विचारों की इतनी ज़्यादा छूट कहीं ना कहीं हमारे प्रगति में बाधक रही और इससे हम विकास नहीं कर पाए, या एक खास वर्ग जो है वो ये मानता है कि ये हमारे अनुकूल सरकार नहीं है, हमारे अनुकूल व्यवस्था नहीं है, या वो एक बार वो फिर उस मौके का इंतजार कर रहा है ताकि हमारा ये राष्ट्र बट जाए या हम आपस में टूट जाए। जैसे असहमति और मतांतर लोकतंत्र की शोभा है। मैं तमाम बातों पर कहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूँ कि हमारे भारतवर्ष में किसी के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। जैसे एक पत्रकार ने कहा कि हम लोग के देश में इतनी आज़ादी है कि हम लोग अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं? तो उन्होंने अपने अखबार का नाम लिया। तो पूछा कि उसके मालिक कौन है? तो बताया कि फलाना। तो उन्होंने कहा कि आप अपने मालिक के खिलाफ अपने अखबार में लिख सकते हैं? तो पत्रकार ने कहा नहीं। देखिए, जो छोटी पत्र पत्रिकाएं, आपका ये छोटा सा चैनल है, विचारों की रक्षा यही करते हैं। मतांतर, असहमति, जो बड़े अखबार हैं या बड़े मीडिया घराने हैं, वहाँ इस भ्रम में मत रहिएगा कि किसी के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है। पहली बात। थोड़ा सा मैं जो विमर्श चल रहा है पीछे की तरफ ले जाऊं कि कहा कि हमारे साथ ही आज़ाद हुए देश आगे बढ़ गए। जैसे जापान, चीन, इजराइल, 3 देशों का नाम लिया गया। ठीक है, मैं तीनों देशों का स्वागत करता हूं। तीनों महान राष्ट्र हैं, परंतु उसके कारण जान लीजिए। जापान, चीन, इजराइल तकनीकी और विज्ञान के बल पर आगे हुए।
आखिर क्यों आविष्कार भारत में नहीं हो पाता है? जैसे सबसे पहले मैं चीन का उदाहरण दूं। देखिए, चीन का शासन व्यवस्था बड़ा बंद है, वहाँ से खबरें बहुत सेंसरशिप होकर आती हैं। फिर भी जो खबर आती है, अभी 2 राज्यों में चीन ने यह स्वतंत्रता दी है कि बच्चे का धर्म माता पिता तय नहीं करेंगे। वो बच्चा पढ़ेगा, जब वो वयस्क हो जाएगा तो वे स्वयं निश्चित करेगा कि उसका धर्म क्या होगा। देखिए, चेतना पर हमारा जब दबाव रहेगा तो हम स्वतंत्र आविष्कार नहीं कर पाते। पहली बात, कोई एक कारण नहीं होता है किसी देश के आगे बढ़ने का, बहुत सारे कारण होते हैं। जापान में, महान राष्ट्र है जापान, दूसरे विश्व युद्ध में वो पूरी तरह से पराजित हुआ। अपमानजनक शर्तों पर उसे संधि करनी पड़ी। अमेरिका के सामने संधि पत्र में है कि जापान एक भी सैनिक नहीं रखता है। आज भी जापान उसका पालन कर रहा है, एक भी सैनिक उसके पास नहीं है। परंतु उसने विज्ञान में, तकनीकी में ऐसा काम किया कि आज अमेरिका नतमस्तक है। देखिए, युद्ध किस तरह होता है आधुनिक युग में। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान पराजित हुआ तो जापान के 2 द्वीपों पर रूस ने कब्जा कर लिया, संधि में ले लिया। अब रूस की हालत ख़राब है, रूस जाता है जापान से पैसा मांगने, तो जापान बहुत मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले द्वीप छोड़ कर आओ। अब रूस की स्थिति यह है कि छोड़ देता है तब बेइज्जती, नहीं छोड़ता है तब। देखिए, युद्ध हो रहा है, परंतु वह युद्ध जैसे हमारा अरबों अरब रुपया रक्षा पर व्यय होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं व्यय हो, बाकी देखिए युद्ध का तरीका क्या है। जापान ने अमेरिका को आज पराजित कर दिया है तकनीकी में। जैसे जापान की जो तकनीकी है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। मोबाइल फ़ोन अमेरिका के राष्ट्रपति का कौन है? तो जापान का। ये अमेरिका की पराजय है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूँगा। जापान के प्रति उन तमाम बातों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज़ मिला, तो नोबेल पुरस्कार में होता क्या है कि विश्व भ्रमण की सुविधा रहती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गए जापान को देखा उन्होंने, तो एक बात कही उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, देखिए, जहाँ जाया जाता है उसकी आलोचना की जाती है, उसमें जो कमी है उसको बताया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा भव्य स्वागत हुआ था जापान में। एशिया के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। चीन ने, जापान ने, सभी देशों ने स्वागत किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उस स्वागत से अभिभूत नहीं हुए। उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही है कि इस राष्ट्र माने जापान को अंध राष्ट्रवाद से खतरा है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध के घूरी राष्ट्र के रूप में जापान था। वो राष्ट्रवाद की, माने विश्व पर कब्जा करने की जो प्रबल आकांक्षा है, वह कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ। अब लड़ाई हो रहा है, उस समय अमेरिका सफल हो गया पर परमाणु बम छोड़ने का। वो जापान निर्दोष था ऐसा आप नहीं कह सकते। पहली बात, आप इजराइल का बार बार नाम ले रहे हैं। देखिए, दुनिया में अभी भी अगर 10 नोबेल प्राइज़ मिलता है तो उसमें से 6 जरूर यहूदी लोगों के पास रहता है। पूरी दुनिया में 10 बड़े उद्योगपति हैं, उसमें से 6 जरूर यहूदी रहते हैं। किसी राष्ट्र को या संपन्न जो बौद्धिक रूप से जो यहूदियों के पास संपन्नता है, और वह संपन्नता कट्टरता के हद तक है, वह हमारा आदर्श नहीं हो सकता है राष्ट्र के रूप में। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं अपनी बात ख़त्म करूं कि एक बात मैं बता दूं। कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका की बात आपने कही। देखिए, संविधान में एक सत्ता का संतुलन बनाया गया है।
जो संविधान सभा की बहस को आप देखेंगे तो उसमें है क्या कि कोई भाग निरंकुश नहीं हो जाए, उसके लिए एक संतुलन बनाया गया। न्यायपालिकों को भी अधिकार है, संसद को तो असीमित संप्रभुता हमारी निहित है, तो वो एक सत्ता संतुलन बनाया गया है जो तमाम अच्छा कोई व्यवस्था 100% आज तक सफल नहीं हुई है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं मानता हूँ कि 72 सालों में हमारा गणतंत्र सफलता की ओर है। हमने 100% लक्ष्य नहीं हासिल किए हैं। अच्छा, जो परिस्थिति है उसी में मूल्यांकन होगा हमारा। जापान से, चीन से, इजराइल से कार्बन कॉपी की तरह तुलना करने की ज़रूरत नहीं। अब आगे आप देखिए, इसमें हम एक बात असहमति यही मैं बोलूँ, आप दोनों प्रमुख वक्ता से हम अंतिम प्रश्न लेंगे और ये सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक सर के पास। अशोक सर, आज से ठीक 2050 में भारत अपना 100वां गणतंत्र मनाएगा। ये हम 75वां स्वाधीनता दिवस इस वर्ष मनाएंगे। 2047 में हमारा देश 100वां अपने स्वाधीनता का, आज़ादी का 100 वर्ष मनाएगा। 2050 में ये जो गणतंत्र है इसको आप कहाँ देखते हैं, और भारत की तरक्की उन्नति को आप कहाँ देखते हैं? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भारत कितना तरक्की कर पाएगा? मुझे लग रहा है कि 72 वर्षों की जड़ता, नकारात्मकता टूट रही है, बहुत तेज़ी से बिखर रही है। जापान के सेमुराई, रूस के बोल्शेविक, फ्रांस के प्यूरिटेरियन और इजराइल के यहूदियों की तरह भारत में भी एक सकारात्मक राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, और उसी उभार के चलते भारत अपनी समस्त पिछले दिनों की खोई हुई अस्मिता, अंतर्विरोध को रूपांतरित करने में सफल होगा। राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को निपटते हुए एक शीर्ष राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने होगा। हमारा ये विश्वास दिख रहा है। इसी गणतंत्र और इसी लोकतंत्र को परिमार्जित करते हुए, परिमार्जन से मेरा मतलब है कि अगर 110 संविधान संशोधन आज तक हो गए हैं तो ज़रूरत हो सकती है कि हम उसको और आगे बढ़ाएं, उसमें कुछ नई व्यवस्थाएं हम बदलें। तो इस बदलाव को अंगीकार करते हुए हम अपने लोकतंत्र को एक सुदृढ़, सक्षम और समावेशी स्वरूप प्रदान करेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आज के दौर को देखते हुए हम उसे अंधराष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। हमारा राष्ट्रवाद पश्चिम के राष्ट्रवाद की तरह और द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच के राष्ट्रों के टकराव से उत्पन्न नहीं है। वह एक आंतरिक प्रक्रिया से उत्पन्न है, जिसमें अगर हम अमान्यता का बोध पाते हैं, अस्मिता को सुरक्षित, संरक्षित और विकसित करने की बात पाते हैं, तो वह हमारा एक स्वाभाविक विकास है। इसको न होना ही अस्वाभाविक है। जितेंद्र सर, अपने आप देश को पाते हैं 2050-2047 में? देखिए, मैं बहुत सकारात्मक रूप में इसे लेता हूँ, और मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रगति करेगा, प्रगति के पथ पर है, और जैसे कि हम जो चाहते हैं हूबहू लागू नहीं होगा। अच्छे, इस बीच में 15 अगस्त 1947 से आज तक बहुत सारे लेखक कवियों ने, जैसे रघुवीर साहब की बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि जनगण में जो गण है कौन गा। देखिए, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया गया कि उसमें सुधार की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि अगले समय में हम और प्रगति करेंगे और राष्ट्र सही दिशा में जाएगा। अंतर्विरोध तो रहेगा ही। देखिए, ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, कोई सांचा में राष्ट्र नहीं बनता है कि हम उसको एक सांचे में बनाकर ढाल दें। उसकी अपनी ज़रूरत है,
और उस अंतर्विरोध से ही व्यवस्था आगे बढ़ती है। कोई आध्यात्मिक रूप की जरूरत नहीं है, ये भौतिक प्रश्न है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ राष्ट्रवाद के बारे में। देखिए, कुछ लोग राष्ट्र का मतलब समझते हैं नदियों का कलकल, कोयल की कू, प्रकृति का वर्णन। राष्ट्र वहाँ नहीं है। राष्ट्र जो सबसे पैदान में अंतिम रूप से खड़ा है, उसके सुख में राष्ट्र है। और जब भी राष्ट्र मनाएगा अपना 100वां साल, तो राष्ट्र प्रगति के पथ पर आरूढ़ रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आपने देखा कि विद्वज्जनों ने कितनी अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा और उनका बिल्कुल ये कहना है कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद 2047 में जब देश अपने स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करेगा, 2050 में गणतंत्र के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो वो निश्चित विश्व के प्रगतिशील जो हैं, जो प्रगति रूप ले चुके हैं देश की सूची में भारत का नाम होगा। इसकी भाषा, इसका आर्थिक स्वरूप और इसकी जो ढांचा है, ये इस पर लोग गर्व करेंगे और विश्व में कहीं ना कहीं इसका नाम आएगा। मैं उन नकारात्मक तत्वों के बारे में बस एक ही बात कहूँगा कि तू पत्थर की ऐठन है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। आप विद्वज्जन यहाँ पधारे, आए, नारद मीडिया को बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। आपको भी धन्यवाद।